Hello and welcome class 11th student. Today we are going to discuss about some important topic of atomic structure. The chapter name is atomic structure. Atomic structure. In our previous video we have already discussed about the terms associated with the element. It means isotopes, isobars, isodiaspheres, isotones, isosters, and the isoelectronic configuration. Today we are going to talking about the atomic model. The topic is atomic models. In this section, first we are going to discuss about the Thomson model. Thomson model. Thomson models. An atom considered to be a positively charged sphere. थॉमसन मॉडल में एटम को क्या कहा गया? पॉजिटिवली चार्ज sphere, and electron were embedded inside it. ये जो जंक्शन था ये था थॉमसन मॉडल का जंक्शन. अब इसमें ड्रॉबैक क्या था भाई? तो चलिए बात करते हैं. ड्रॉबैक ये था कि कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. ये जो है कांट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. थॉमसन मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया. तो वो ये कहते थे कि यदि एक पॉजिटिव चार्ज ये स्फीयर है, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज, जैसे कि तरबूज के अंदर में बीज होते हैं, तो बीज को उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा और जो ईटेबल पोर्शन था उसे उन्होंने क्या कह दिया था? पॉजिटिव स्फीयर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल, और वो क्या था? आपका प्रोटॉन था. समझ में आया? तो उसने इस तरह से कहा था, लेकिन स्टेबिलिटी को तो बताया नहीं. तो फिर इसके लिए हमें दूसरा मॉडल आ गया एग्जिस्टेंस में. दूसरा मॉडल क्या था? रदरफोर्ड मॉडल. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम. अब रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, जरा इसे समझते हैं. रदरफोर्ड जो था, उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ. क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस. कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करेगा? सर्कुलर पाथ पे, इन सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ. ये था रदरफोर्ड का मॉडल. रदरफोर्ड ने कहा कि अगर मान लीजिए कि कोई आर एन है, तो ये क्या फॉर्मूला दिया उन्होंने कि आर नोट ए रेज टू द पावर 1/3 यानी ए क्यूब हो जाता है. या आप कह सकते हैं जहाँ पर आर नोट का जो वैल्यू था वो 1.33 इंटू 10 रेज टू द पावर -13 सेंटीमीटर. जहाँ ए क्या है? आपका एटॉमिक मास या मास नंबर कह लीजिए, मास नंबर, और आर एन जो है वो है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का रेडियस. तो ये थ्योरी दिया था आपको किसने? रदरफोर्ड ने. अब यहाँ पर जो है रदरफोर्ड के इस थ्योरी के बाद ये पता चला कि न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस का साइज क्या है भाई? ठीक है, तो एक टर्म कॉइन हो गया यहाँ पर, और वो क्या था?
हम हैशटैग करके करेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज क्या है? तो ऐसा देखा गया कि द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या था? बहुत ही स्मॉल था। किसके न्यूक्लियस के बारे में? क्या न्यूक्लियस के वॉल्यूम के बारे में कह रहे हैं कि वो बहुत ही छोटा होता है। एक माइन्यूट फ्रैक्शन जो है टोटल वॉल्यूम का, जो बहुत कम पोर्शन ऑक्यूपाई करता है। न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो उसका डायमीटर का जो ऑर्डर कहा था 10⁻⁻12। ये कहा किसी भी एटम के अंदर में जो अगर एटम है तो एटम के न्यूक्लियस का डायमीटर एटम के साइज की तुलना में 10⁻⁻12 होगा, यानी से 10⁻⁻13 के आसपास ये डायमीटर होगा। ठीक है। और न्यूक्लियस जो कहते हैं कि एटम का डायमीटर, अगर एटम का डायमीटर ऑफ एटम अगर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये कहा कि ये अगर एटम का साइज 10⁻⁻8 है तो उसका जो न्यूक्लियस होगा उसका डायमीटर 10⁻⁻12 होगा। आप समझ रहे हैं, एटम भी खुद में छोटा है, 10⁻8 सेंटीमीटर है, और उसका जो न्यूक्लियस का डायमीटर है 10⁻⁻12 है, यानी इससे भी छोटा न्यूक्लियस तो एटम के अंदर होगा। यानी ये कहा कि जो साइज एटम का साइज है और न्यूक्लियस का साइज है, तो एटम के साइज से 1,00,000 गुना छोटा होगा न्यूक्लियस का डायमीटर। यानी एटम का डायमीटर जो है न्यूक्लियस के डायमीटर का 1,00,000 गुना बड़ा होगा। यानी इतना टाइम्स एटम का जो डायमीटर है न्यूक्लियस के डायमीटर से 10⁻⁵ टाइम्स। अब 8, 5, 13, इसके बीच 5 का डिफरेंस, यानी 1,00,000 गुना। अगर किसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, नॉर्मल सोचते हैं कि अगर एटम का साइज, डायमीटर का साइज 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है एटम के डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो इसके न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होगा, न्यूक्लियस के डायमीटर। समझ रहे हैं आप इस बात को? ठीक है। इसके बाद आता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, जो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है, उसको है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। क्या होता है देखिए, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। जब आप इसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर समझना होगा। जैसे नॉर्मल सेंस में कहते हैं कि इसके बाद ही हम डिस्कस कर पाएंगे, बोहर मॉडल वगैरह को अंडरस्टैंड कर पाएंगे इजीली कि क्या है उसकी कहानी और कैसे वो वर्केबल होता है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर अभी जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर में, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के अंदर में जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि मैक्सवेल के थ्योरी का। तो 1864 में मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट था, क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने अल्टरनेटिंग करंट, हाई फ्रीक्वेंसी का, रेडिएशन के कंटिन्यूस एनर्जी फॉर्मेशन यानी वेव के बारे में चर्चा किया। उन्होंने इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम दिया। तो क्या कहा, ही ऑब्जर्व्ड दैट एन alternating current of high frequency is capable of radiating continuous energy in a form of wave। कहा कि अगर कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट है तो उनकी ये क्षमता होती है कि वो लगातार जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यानी रेडिएट करेगा, वेव एनर्जी के फॉर्म में रेडिएट करेगा, और उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ से शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की कहानी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी उन्होंने, मैक्सवेल जो है उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी उसने कहा कि यदि मान लीजिए कि ये है हमारा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, दिख तो ऐसे क्रॉस रहा है लेकिन एग्जैक्टली ये ऐसे है, ठीक है, 3D ग्राफ में दिखाना ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो आप यूँ समझ लेना कि इस पे परपेंडिकुलर है, और ये लाइन ड्रॉ किया
बोला कि अगर ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉनिक वेव है, इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से बोला कि यहाँ से क्या आएगा आपका मैग्नेटिक वेव, और वो इस तरह से ट्रेवल करेगा ऐसे। ये दोनों वेव एक दूसरे के उसमें क्या है, परपेंडिकुलर होंगे। दूसरा कहा कि द वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडिया टू प्रोपगेट। इस तरह के जो वेव है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद स्पीड, सेम स्पीड एज स्पीड ऑफ लाइट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है लाइट के स्पीड से ही ये क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो जितने भी कहते हैं कि ऑल द वेव हैव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के अंदर, क्लार्क के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कहा कि वेव की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं वेव का, अब पहले हम उसे समझेंगे। दुनिया में जितने भी तरह के वेव है या जो भी वेव है उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हुए हैं, और उन्हीं 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जरा समझिए। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव की बात करते हैं, तो यहां से हमारा टॉपिक हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसमें आता है पहला वेवलेंथ, दूसरा आता है आपका फ्रीक्वेंसी, तीसरा आता है आपका वेलोसिटी या स्पीड कह लीजिए, चौथा आता है आपका वेव नंबर, और जो पांचवा होता है वो होता है आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल ए से दिखाएंगे, वेवलेंथ को लैम्डा से, फ्रीक्वेंसी न्यू, वेलोसिटी आप चाहे तो इसको वी से दिखा सकते हैं, या फिर मैं यहाँ सी से दिखाता हूँ वेलोसिटी को। वेव नंबर जो है हमारा ये हो जाता है न्यू बार, ठीक है। ये इसके सबके इंडिकेशन है। अब समझिए ये होते क्या है। वेवलेंथ मतलब द डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग क्रस्ट और टफ ऑफ अ वेव। अब क्या है जरा समझिए इन चीज़ों को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव समझने से पहले ये मान लीजिए कि एक वेव है, और ये है आपका वेव ट्रेवल कर रहा है इस तरह से। अब देखिए यहां से लेकर के यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये है क्रस्ट सी, और ये है ट्रफ टी। तो क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की दूरी को क्या कहा गया, वेवलेंथ। तो ये लैम्डा हो गया। वेवलेंथ क्या हो गया, डिफरेंस। इसका जो यूनिट होता है वो होता है अंगस्टम में, डिग्री अंगस्टम कहते हैं, ए पे पावर 0 इस तरह अंगस्टम में। दूसरा है आपका फ्रीक्वेंसी। तो कहते हैं द नंबर ऑफ वेव पास थ्रू अ गिवन पॉइंट पर सेकेंड। पर सेकेंड की बात हो रही है, तो इसका यूनिट जो है आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का सीपीएस। क्या कहते हैं इसके लिए यूनिट, क्या कहते हैं, सीपीएस, और क्या कहते हैं हर्ट्ज, या फिर कि नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे इस पॉइंट से कितना वेव एक सेकेंड में ट्रेवल करेगा। द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट पर सेकेंड क्या कहलाता है आपका, फ्रीक्वेंसी। यानी ये वेलोसिटी मतलब हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के लिए तो यूनिट वही होता है भाई। तो वेलोसिटी देखिए क्या होता है, यहाँ मैं एक नॉर्मल सा कहता हूँ, c इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, क्योंकि लेंथ कितना कवर करेगा, लेमडा, और न्यू क्या है, वेव नंबर, कितने वेव और कितने। तो इसी से क्या निकल जाएगा आपका, ये निकल जाएगा। या आप कह सकते हैं इसके लिए एक नॉर्मल कंडीशन में कि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, ये भी एक फार्मूला बन जाता है यहाँ पर। और वेलोसिटी का यूनिट तो आपको पता ही है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो जो वैक्यूम में है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा, तो इसका वेलोसिटी वैक्यूम में जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है वही होगा, और तो वेलोसिटी लाइट के बराबर। अब है वेव नंबर। वेव नंबर क्या है समझिए
कहते द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने, यानी नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, यानी ये किसके बराबर होगा, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ के बराबर हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि वेव नंबर न्यू बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/λ। ये फॉर्मूला हमारा दूसरा बन गया। द नंबर ऑफ वेव पर सेंटीमीटर यानी इट इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसे न्यू बार के फॉर्म में, इसको कहते हैं न्यू बार, तो न्यू बार इक्वल टू 1/λ एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन जाता है। अब चूंकि न्यू बार इक्वल टू 1/λ होता है और न्यू इक्वल टू होता है c/λ, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म को हम जस्टिफाई करें, 1/λ है तो न्यू इक्वल टू होता है c/λ, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके लिए न्यू बार इक्वल टू 1/λ, है ना। इन दोनों इक्वेशन को, इसको मान लीजिए मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। 1 और 2 से एक रिलेशन निकालना चाहे तो हमारा रिलेशन क्या निकल जाएगा, न्यू इक्वल टू c इंटू न्यू बार, लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं न्यू इक्वल टू c इंटू न्यू बार क्या होता है 1/λ, लिख सकते हैं। इसके बाद आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि हाइट ऑफ क्रस्ट या डेप्थ ऑफ टफ, यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है या यहाँ से यहाँ के जो बीच की दूरी है, यही है हमारा एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो वेव के एम्पलीट्यूड को हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब रिलेशनशिप निकालते हैं हम कि वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। तो वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में तो क्या हो जाएगा, देखिए एम्पलीट्यूड जो है इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशन, ये क्या बताता है, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशन को बताता है। तो रिलेशनशिप निकालते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, यानी c इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा या लैम्डा इंटू न्यू। तो मैं पहले लैम्डा लिख देता हूँ, लैम्डा इंटू न्यू, ये फॉर्मूला, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई सारे प्रॉब्लम भी इस पे मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए जो इंफॉर्मेशन है इस पे बेस्ड जो है आप कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस जो है अपने एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए करेंगे। फिर देखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कि इससे आगे हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे, जिसमें लेविटेशन होगा, प्लैंक क्वांटम थ्योरी होंगे, और एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के इंफॉर्मेशंस देने से पहले या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ बता देता हूँ, इसे आप लर्न कर लेंगे। जो रेडियो वेव होता है उसकी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होता है माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव से ज़्यादा होता है आईआर की फ्रीक्वेंसी, आईआर के बाद होता है विजिबल, विजिबल के बाद होता है आपका यूवी अल्ट्रावायलेट जिसको बोलते हैं, इसके बाद हो जाता है आपका एक्सरे, क्या हो जाता है एक्सरे, और एक्सरे के बाद हो जाता है आपका CR कॉस्मिक रे। तो ये ऑर्डर अगर आपको याद रहेगा, है ना, वेवलेंथ इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, यही जो है एक ट्रेंड है, यानी रेडियो वेव से कॉस्मिक रेडिएशन तक, CR तक, कॉस्मिक रे तक जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, वेवलेंथ बढ़ता है। तो इस पे बेस्ड जो है आप बहुत सम को आराम से कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपका इसी टॉपिक के साथ, इसको जो है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको डिटेल में हम सीखेंगे नेक्स्ट में। तब तक आप ये याद रखेंगे, ठीक है गाइज। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड चाओ।